Hello everyone, welcome to the Success Story session. So today we have with us Mr. Aditya Sharma, who has cleared the SEBI Grade A examination recently, and he was preparing while working in the private sector bank. And today we are going to celebrate his journey of success, and then we are also going to understand from him his strategy for clearing the examination as being a working aspirant. So first of all, heartiest congratulations to you, sir. Thank you so much. And how's the feeling when you got the when you Mm, got the mail or when you saw your roll number in the list? So what was the feeling mm. that okay, I have done this? Uh, Feeling was very good. या फीलिंग तो मैम बहुत अच्छी थी। मतलब काफी टेंस थे क्योंकि रिजल्ट चल रहा था कि आज आएगा कल आएगा। और फाइनली जब सिलेक्शन हुआ तो इनिशियली तो मुझे ट्रस्ट विश्वास नहीं हुआ। मैंने मेरे ब्रदर को कॉल करा कि ओके मैंने चेक कर लिया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, पर एक बार आप रिकन्फर्म कर दो मुझे। क्योंकि Hmm. इतने फेलियर्स के बाद जब एकदम सक्सेस मिलती है ना, तो कभी कभी विश्वास ही नहीं होता है। तो या इट वाज वेरी गुड। Okay, and do tell about your educational background and your preparation journey if you can tell to the aspirants. Okay. I am basically from MP. I am a chartered accountant by profession. In 2018, I cleared my CA. After that, I went for UPSC preparation. For 2 years, I prepared for UPSC wholeheartedly. मतलब fully. मतलब full concentration मेरा UPSC पे ही था 2 साल। बट रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, तो 2021 में मैंने जॉब ज्वाइन करी और फिर जॉब के साथ ही मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा था। But after 3 attempts, I finally quit the UPSC. In 2022, I heard about that कि okay, सेबी जैसा एग्जाम होता है, सेबी और आरबीआई एग्जाम्स। तो सेबी जब मुझे पता चला था सेबी एग्जाम्स के बारे में, तब तक बहुत लेट हो चुका था क्योंकि एज आई एम वर्किंग एस्पिरेंट। तो लास्ट डे मैंने फॉर्म जरूर भरा, बट आई अनेबल टू क्लियर मेंस इन 2022 अटेम्प्ट। Okay. उसके बाद पीएफआरडीए का मैंने अटेम्प्ट दिया था। पीएफआरडीए में आई रीच्ड टिल इंटरव्यू स्टेज। At that time, I cleared my all the syllabus. It very, uh, I can say that in letter in spirit in PFRDA. Okay, Hmm. but in final list I couldn't make it. So उसके बाद एक मन में तो था कि एक रेगुलेटरी जॉब की प्रिपरेशन करनी है। So I am waiting for SEBI since 2023 onwards. तो मैंने धीरे धीरे प्रिपरेशन चालू ही रखा था। मतलब 1 घंटा रोज पढ़ता था, पर उसके लिए मैंने कोर्स से मैं टच में था। Hmm. हम्म, ठीक है। और नाउ व्हाट विल बी योर सजेशन बिकॉज प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो जॉब होती है वो काफी हेक्टिक होती है, या किसी भी बैंकिंग सेक्टर में जो जॉब है काफी हेक्टिक मानी जाती है। तो मतलब हाउ वर यू एबल टू डू योर प्रिपरेशन व्हाइल वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, और आपका क्या मैसेज रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब करते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं? इज इट पॉसिबल? हाउ मच इज इट पॉसिबल? हाउ मेनी आवर्स यू शुड इन्वेस्ट? तो देखिए, हेक्टिक प्राइवेट सेक्टर जॉब सबको पता है, बहुत हेक्टिक रहता है। तो मैंने इसके लिए निकाला था, मैंने स्टार्ट अर्ली कर दिया था। मतलब सिंस दिवाली 2023 आई स्टार्टेड प्रिपरेशन ऑफ सेबी, क्योंकि पता था कि 24 में आने वाला है, सूनर या लेटर नोटिफिकेशन आएगा। तो मैंने दिवाली से चालू कर दिया था। मुझे समय बहुत कम मिलता था, तो 1 घंटा या 2 घंटा, मैं इससे ज्यादा नहीं निकाल पाता था डेली। तो मैंने डेली प्रिपरेशन स्टार्ट करा, और एक एक्सपेक्टेशन मैंने खुद से रिजनेबल रखी थी। हम कभी कभी खुद से एक्सपेक्टेशन ज्यादा सेट कर लेते हैं, वहां इशू आ रहा है। तो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ और रीजनेबल एक्सपेक्टेशन के ओके, मैं 1 घंटा 2 घंटा रोज पढ़ूंगा। पर मैं, क्योंकि मुझे मैराथन भागनी थी, मैं जो 6 घंटे या 8 घंटे मेरे को टाइम नहीं मिल पाता कभी भी पढ़ने का। दैट आई नो दैट। तो ओके, मैंने धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैं टच में रहा। किसी किसी दिन, मतलब मैंने वो कंटिन्यूटी नहीं तोड़ी, मैं किसी दिन 15 मिनट पढ़ा हूं, पर ओके कि मैं आज पढ़ा जरूर। तो नाइस। कंसिस्टेंसी रखी और एक्सपेक्टेशन बहुत रीजनेबल रखी खुद से। तो तब जब फेब्रवरी में, आई थिंक फेब्रवरी 24 में फर्स्ट टाइम आया था शॉर्ट नोटिफिकेशन के सेबी नोटिफिकेशन निकालने वाला है। तो इससे जब तक प्रीलिम्स आया, तो मैं धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मैं उस लेवल पे पहुंच गया था कि मेरा सब कुछ कोर्स कवर हो चुका था। मैं फुली प्रिपेयर्ड था। प्रीलिम्स की डेट आने से पहले भी मैं फुली प्रिपेयर था कि ओके, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। क्योंकि अर्ली स्टार्ट का मेरे को मिल गया, एक एडवांटेज मिल गया था। तो अर्ली मूवर्स नाइस। एडवांटेज।
True. And you have said a very good thing that don't wait for notification. If you have a goal, so why you are waiting for the notification? तो आपने जैसे एक early start ले लिया था और you हम्म, knew that काम के साथ बहुत मुश्किल होगा प्रिपरेशन एक बहुत हाँ, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में तो यू टुक हम्म, दैट लाइक टाइम ऑफ योर्स वो और आपने बहुत अच्छे से बहुत प्लान्ड उसमें नोटिफिकेशन से पहले ही जो है स्टार्ट कर दी थी अपनी प्रिपरेशन जो काफी सारे एस्पिरेंट्स को करना चाहिए स्पेशली इफ दे आर वर्किंग Now coming to the हम्म, second question that while you were busy in your job कुछ ऐसा hobbies you were following जो आपके माइंड को रिलैक्स करता हो या आपको हेल्प करता हो ज्यादा फोकस होने में क्योंकि you were in a hectic job. एक्चुअली मैं हॉबीज तो अपनी फॉलो नहीं कर पाता था। मैं दो चीजें करता था, एक पावर नैप का यूज करता था और लिसनिंग म्यूजिक। मुझे म्यूजिक रिलीफ देता था। जैसे आप बैंक से आए हैं तो आप एक पावर नैप ले सकते हैं जिससे आप रिलैक्स हो जाएंगे। फिर आप पढ़ते टाइम थोड़ी देर के लिए आप म्यूजिक का ब्रेक ले सकते हैं। ओके, और मैंने है ना मतलब स्टडी शॉर्ट शॉर्ट टाइम पे करी। जैसे खाना खाने के बाद हम घूम रहे हैं तो कान में ईयरफोन लगाए और एक टॉपिक खत्म कर लिया। हम्म, सर डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस आज खत्म कर लिया मैंने, फ्यूचर्स खत्म कर लिया। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स में 10 मिनट्स 20 मिनट्स वो मुझे हेल्प करा, छोटे okay. छोटे टर्म में पढ़ना। Hmm. हम्म, Okay. And usually we are very much in engrossed, I can say, in the social media. So did you हम्म। delete social media or you were also continuously in social media while your preparation also? आफ्टर जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आया उसके बाद तो मैंने डिलीट कर दिया था सोशल मीडिया, क्योंकि Hmm. पहले ही बहुत कम टाइम था। तो इसलिए, और प्राइवेट बैंकिंग में आप देखेंगे कि कभी कभी आपको वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ जाता है क्योंकि प्रेशर्स रहते हैं। तो मैंने अपना सोशल मीडिया तो स्विच ऑफ कर दिया था। मैं सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा हुआ था कि मुझे नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और हाँ, बस दैट्स ऑल। ओके और चार्टर्ड अकाउंटेंसी खुद में एक बहुत ही टफ एग्जामिनेशन माना जाता है एंड यू क्लियर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी सो मतलब उसके बाद आपका कैसे पैशन बना कि हाँ आई हैव टू क्लियर सेबी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब. ओके, मतलब पेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी या वो बहुत टफ था। पर वहां पे एक ये बेनिफिट मिला था सीए में कि हम चार पांच दोस्त गए थे साथ में। तो सब एक दूसरे की हेल्प से सब क्लियर हो गए थे। फिर जब इट्स कम टू सेबी, तो आप अगर प्राइवेट सेक्टर में भी अगर पे को ही देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर से काफी अच्छा सेबी ऑफर कर रहा है। कंसिडरिंग कि अभी 2022 वाला पे रिवीजन ड्यू है, तभी भी आपको अगर इन 24 to 26 लाख का अगर पैकेज मिल रहा है तो इट इज वेरी गुड। हम्म, और फिर जो रेगुलेटरी पावर जो आपको स्कोप मिलेगा यहाँ काम करने का ऑल ओवर इंडिया, यू कैन हम्म, डायरेक्टली एट द आफ्टर सम टाइम, ओके, आफ्टर रीचिंग ग्रेट सीओडी, हम डायरेक्टली इम्पेक्ट कर सकते हैं मिलियंस ऑफ लाइफ में। जैसे म्यूचुअल फंड पे अगर कोई रेगुलेशन काम बना रहे हैं और अगर मैं उस पर हम्म, काम कर रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं लाखों लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। तो ये मुझे कहीं ऑफर नहीं हो सकता था। और एक और नाइस मेरा तो विचार था मतलब सेबी को हम्म, चूज करने का, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। क्योंकि सेबी सीए और सेबी के कोर्स में काफी सिमिलरिटी है। तो दैट्स व्हाई आई चूज सेबी एंड नेवर आरबीआई। ओके and so we can say कि not only the money was the like focus हम्म, area because money तो you can get anywhere because सीए करने के बाद आई एक्सपेक्ट कि आप बहुत अच्छा मतलब कर सकते हो अपनी जर्नी में और यू हैव द टैलेंट अगर सीए क्लियर किया है तो पर उसके अलावा भी एक पैशन था कि हाँ मतलब यू हैव टू और यू वांट टू मेक एन इम्पैक्ट इन द लाइव्स ऑफ द पीपल सो यू हैड दैट पैशन फॉर गोइंग आफ्टर एनी गवर्नमेंट जॉब ओके दैट इज नाइस और अपना ना क्लैरिटी रखना आई गेस इम्पोर्टेंट है व्हाट डू यू हम्म, वांट टू से ऑन दैट कि यू वांट मनी यू वांट like some impact or what you want in your life. क्लैरिटी, क्लैरिटी Hmm. आपको रखना बहुत जरूरी है कि एक तो एग्जाम वाइज भी रखना है, और फिर Hmm. ओके कि आपका आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। जैसे मेरी सेबी से मेरी क्लियर एक्सपेक्टेशन थी कि वो जो अपनी एक सोच है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वैसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। यहाँ पे दे आर वेरी सीरियस, जो भी पता भी चला है। और तो हाँ, हमको काम करेंगे अच्छे से, एक अच्छा ब्रॉड होराइजन मिलेगा। तो या दैट्स माय ओनली रिक्वायरमेंट। Okay, nice. And
Like before moving ahead, before starting with the strategy of phase one, phase two, and the interview, I want to say हम्म, like you have said a very good statement कि यहाँ पर you get to know कि ऐसे मतलब गवर्नमेंट जॉब में होता है ना कि थोड़ा टाइम पास के लिए कि अरे बहुत ही रिलैक्स जॉब हो जाएगी मजे मारेंगे वैसा वाला, तो वैसा नहीं है. You have to work also if you want या to join हम्म, a reputed organization like RBI or SEBI or NABARD. You will have to work. Like उनका यस. वर्किंग और वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? If you want to say something on that. वर्क लाइफ 5 डे वीक है. दे हैव एक्सीलेंट स्पोर्ट्स कल्चर. सो वर्क लाइफ बैलेंस दे हैव. जैसे ही क्लियर हुआ तो वहां पे एक उनका वो भी आया कि उन्होंने प्रोबेशन पीरियड्स को लेके कुछ बेंचमार्क सेट करे हैं. आपको वो क्लियर हम्म. करना पड़ेगा तभी जाके आपका कंफर्मेशन होगा. तो फर्स्ट डे से उनका है कि वी वांट परफॉर्मेंस फ्रॉम यू. सो इट इज क्लियर. वो मैंने जैसे ही डॉक्यूमेंट पढ़ा कि ओके देयर आर 4 स्टेजेस. Okay, okay. At every stages they give weightage to this. Okay, okay. You have to clear induction training exam. फिर after that they have at a regular interval they have quiz with us. So क्या हमें Okay. काम करना पड़ेगा. Nice. Okay, now coming to the preparation strategy for the phase one, paper one. तो paper one में you have four subjects, GA, English, reasoning और quant. तो उसके लिए आपकी strategy क्या थी? ओके. फेज वन में पेपर वन के लिए मेरा मैथ्स और रीजनिंग मैंने काफी अच्छा नहीं था. सिर्फ यूपीएससी में जितना पढ़ रखा था उतना ही मुझे नॉलेज था. तो मैंने रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखे. मैंने ये आइडिया लगा लिया था पास्ट ईयर पेपर से कि जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स. तो मैथ्स में डीआई एक इम्पोर्टेंट है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. नंबर सीरीज है. और बाकी थोड़ा थोड़ा मैंने दूसरे परसेंटेज इन सबको पढ़ लिया. तो मैंने 3 चैप्टर पे मेन फोकस करा. बाकी सबको थोड़ा थोड़ा यूट्यूब से मैंने प्रिपेयर कर लिया. रीजनिंग तो रीजनिंग में मैंने पजल्स और ये काफी सोल्व करे हैं. पर मेरा कोई एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं था. मैंने रैंडम सोर्स ही रखा. यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज आती है वो प्रेफर करी. और हाँ, एड्यूटेप के भी मैंने टेस्ट दिए थे उसके. Okay. तो मुझे इससे बेनिफिट मिल गया. मैंने मॉक टेस्ट ज्यादा दिए जिससे मैं टाइम मैनेज कर पाया. मैंने मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने भी साथ में मेरा फॉर्म भरा था. पर उन्होंने मॉक टेस्ट ज्यादा नहीं दिए तो वो क्लियर नहीं कर पाए. तो फर्स्ट फेज में मेरा कहना मॉक टेस्ट जितने ज्यादा हो सके आप दीजिए. जैसे मेरा अगर Okay. मेरी स्ट्रेटेजी बताऊं तो मैं पहले 20 मिनट्स मैथ्स को देता था. नेक्स्ट 20 मिनट्स रीजनिंग. नेक्स्ट 15 मिनट्स इंग्लिश. एंड लास्ट 5 मिनट्स फॉर जीए. और Okay. मैंने स्टिक करा है. मैंने करीब 20 to 25 मॉक टेस्ट पेपर दिए इसी पे. और Okay. इसका मुझे फायदा मेन एग्जाम में मिला क्योंकि मेरा मैथ्स का जो था सेक्शन वो बिगड़ गया था. मुझसे नहीं बना था. और मैं मेरी स्ट्रेटेजी पे स्टिक करा तो मैंने थोड़ा रीजनिंग में इंग्लिश में अच्छा स्कोर करा. जीए में अच्छा स्कोर करा तो मैं क्लियर हो गया. तो स्ट्रेटेजी Okay. जरूरी है. आपकी जो भी आपको सूट होती है वो स्ट्रेटेजी बनाए. करेक्ट. अगर आपका जीए और इंग्लिश स्ट्रांग है और क्वांट स्ट्रांग है तो यू कैन स्किप रीजनिंग. इज इट हाँ. सो? नहीं मेरा ऐसा मानना नहीं. मैं तो सब कुछ ही पढ़ के जाता हूँ क्योंकि किसी भी दिन जैसे मेरा मेरे को मुझे लगता था कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग है. पर वहां नहीं बन पाया मुझसे क्वेश्चन. तो रीजनिंग ने हेल्प कर दिया. तो आप थोड़ा थोड़ा ट्रू. पढ़िए. मतलब कुछ 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 चीजें पढ़ लीजिए. पर पढ़े तो सब. मेरा मानना है आप कोर्स कवर करके जाइए क्योंकि यू नेवर नो ओके. वहां क्या होगा. करेक्ट, करेक्ट. और आपने कहा कि क्वांट और रीजनिंग यू वॉच्ड द यूट्यूब वीडियोस एंड यू got many of the test series of the different institutions, but like for GA, which sources did you follow? फॉर जीए आई प्रिफर्ड जैसे आपका जो फिनांस के वीडियो आते थे मैं वो फॉलो करता था. Thank you so और much. मैंने ओलिव बोर्ड भी प्रिफर करा है. एड्यूटैप के भी वो जो वीडियोस आते थे वो भी प्रिफर करे हैं. तो मतलब एक मिक्स था. मतलब मैंने बहुत सारे सोर्सेज से कवर करा. एक पर्टिकुलर सोर्स था नहीं मेरे कवर करने का. क्योंकि मुझे जब भी Okay. समय मिलता था ना मैं थोड़ा सा वीडियो देख के आगे बढ़ जाता था. मतलब 2 न्यूज पढ़ ली. ओके. Hmm. क्योंकि Correct. मतलब प्रीलिम्स में ऐसा हो गया था कि मैं उसके एक दिन पहले वर्किंग कर रहा हूँ और अगले दिन मुझे ट्रेवल करके जाना है क्योंकि इंदौर सेंटर था. और मैंने सुबह Hmm. जाके डायरेक्ट एग्जाम दे दिया. अच्छा. हाँ. Okay. और लाइक इफ वी टॉक अबाउट द पेपर टू नाउ, तो पेपर ओके. टू में जो है 6 सब्जेक्ट्स थे. हाँ. इकोनॉमिक्स, फाइनेंस मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी और कंपनी एक्ट. तो हम्म, इनकी क्योंकि आपने कहा कि प्रीलिम से पहले ही आपने पूरा कर दिया था, तो इनके हाँ. लिए पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट कर कर इफ यू कैन टेल द स्ट्रैटेजी टू द स्टूडेंट्स कि क्या ओके. सोर्सेज आपने फॉलो किए और क्या सोर्सेज दे कैन फॉलो.
कंपनी लॉ के लिए सबसे पहले फर्स्ट कंपनी लॉ के लिए मैंने आईसीएआई का जो सीए का स्टडी मटेरियल होता है वही फॉलो किया। स्टडी मटेरियल, हाँ, कंपनी लॉ के लिए सिर्फ वही वहां पे सीए के उन्होंने थोड़े एमसीक्यू भी दे रखे थे, तो उससे भी थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई इस कंपनी लॉ में। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। सेकंड वन कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी मैंने सीए का मटेरियल ही रेफर करा था, जो आई थिंक सो आईपीसीसी स्टेज का है, आई एम नॉट सो श्योर। हाँ, आईपीसी स्टेज का है। तो इसमें दो में मैंने सिर्फ सीए के मटेरियल करे। थर्ड वन इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के लिए मैंने दो चार रेफरेंस लिए हैं, जैसे जो यूपीएससी में मेंस मेरा कॉमर्स था, तो वहां का मेरा मटेरियल था, मैंने वो रेफर ओके। करा था। ओके। फोर्थ में इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैंने अंचित सर ने जैसे एच एल आहूजा बुक्स बताई थी, तो वो मैंने रेफर करी। इट इज अ गुड बुक, उसको सिलेक्टिवली पढ़ना है, सिर्फ चैप्टर्स जो हमारे काम के हैं वही पढ़ना है। और उसको थोड़ा सा आप वो देख सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल जा सकते हैं, जैसे नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को मैंने थोड़ी सी वीडियो देख के, यूट्यूब वीडियो देख के थोड़ा सा और उसको स्ट्रेंथन कर लिया था। पर मैं जैसे ही एक एक चैप्टर का, सॉरी, एक सब्जेक्ट कंप्लीट करता जाता था, उसकी टेस्ट सीरीज उसके बाद में लगा लेता था, टू चेक कि ओके माय प्रिपरेशन, वेयर इज माय स्टैंडिंग, कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है मेरी। तो उससे मुझे समझ आ जाता था कि ओके। और थोड़े दिन बाद, ऐसे डायरेक्ट नहीं, जैसे एक कंपनी लॉ मेरा खत्म हुआ है, तो मैंने दूसरा सब्जेक्ट चालू करा है ना, तो दूसरे सब्जेक्ट के टाइम में कंपनी लॉ की देता था कि ओके मैं कितना याद कर पा रहा हूँ, मेरी स्टैंडिंग मुझे पता चल जाती थी। हाँ, ओके। अब नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट। हाँ, फाइनेंस मैंने बहुत सारे सोर्सेस से करा है। फाइनेंस में इन्वेस्टोपीडिया का मैंने यूज करा है, और अलग अलग सोर्सेस थे, मतलब एक पर्टिकुलर सोर्स तो था नहीं मेरे पास फिनांस में। फिनांस में मल्टीपल सोर्सेस यूज करे। और मैनेजमेंट में भी मैंने अपने यूपीएससी का जो मेरे पास ऑप्शनल का मटेरियल था वहां पे, ओके। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से ज्यादा आता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, थोड़ा कंपनी थ्योरी। एक सर ने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बुक्स रेफर करी थी, अंचित सर ने, वो भी मैंने यूज करी। उससे मैंने कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, ये रेफर करा, तो उससे काफी हेल्पफुल ओके। रहा। तो मतलब आपके काफी मल्टीपल सोर्सेस थे, आपने काफी सारा गूगल का भी यूज किया और काफी सारे वेरियस हम्म, एरियाज का यूज किया और सोर्सेस का यूज किया फॉर मेकिंग योर ओन notes and making your हाँ, own study material, we can say, right? Okay, and the students, if they are from the CA background, they already have studied the ICI material, so they can follow that, as well as they have multiple sources to go through. Or how important do you think the test series or the MCQs are in your preparation journey for phase 1 paper 2 or for phase 2 paper 2? ओके। एमसीक्यूज आपको जैसे पेपर वन में अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि फेज वन के पेपर टू में आपको इतना इशू आएगा, क्योंकि उनका थोड़ा सा इजी रहता है कंपैरेटिवली फेज टू से। फेज टू में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। 2022 का मैंने पेपर दिया था, तो वहां टाइम मैनेजमेंट बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि मेरा तो पेपर छूट गया था। इस वाले पेपर में लकीली पेपर इजी आया था, तो उसके कारण आप देखेंगे कि कट ऑफ भी हाई गया है। तो टाइम मैनेजमेंट तो इतना इशू नहीं आया मेरा। टाइम मैनेजमेंट पहला फोकस था, दूसरा था कि मैं पूरा कवर कर पाऊं। हम्म। आप बार बार करेंगे तो आपको पता रहेगा कि ओके आपको वहां क्या अप्रोच करना है, आपके कैसे। हाँ। तो मैं 2 to 3 टाइम्स मेरा पेपर पूरा पढ़ पाया था, मैं रिवीजन कर पाया था वहां पे, मेरे जितने भी मैंने टेस्ट सीरीज दी, तो इससे। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज से आपको ये पता लगेगा कि आपके उस सब्जेक्ट में स्टैंडिंग क्या है, आपको कितना आता है, आपके क्या वीक टॉपिक्स है। तो मैं एक टॉपिक बना लेता था, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेरा कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, तो मैं लिख लेता था कि ओके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149.6 मुझे फिर से पढ़ना है। मैं पूरा टॉपिक ही पढ़ता था, भले एक अगर पर्टिकुलर टॉपिक में भी मुझसे गलती होती थी, तो मैं पूरा टॉपिक उसको रिवाइज कर लेता था, तो जिससे अगली बार मैं वो गलती ना कर सकूं। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरे मार्क्स बढ़ते गए। तो ये यही था बस मेरा। Okay, so we have discussed the phase 1 preparation strategy. Paper 1 के लिए you have told very nicely कि GA, English, Quant और Reasoning में आपने क्या किया। फिर phase 1 paper 2 का भी you have discussed the sources for all the subjects और कि test series की importance also you have told. Now coming to phase 2 paper 1. Phase 2 paper 1 is ओके। descriptive. So how did you practice for that, or what like how were you collecting the fodder material for the descriptive answer writing for the paper 1? ओके,
जैसे मुझे अपने आईएफएससीए, पीएफआरडीए और सेबी की एग्जाम पहले दे रखी थी। तो मुझे ये पता था कि हम्म। एक टॉपिक तो फिनांस से रिलेटेड आएगा। हम्म। तो उसके लिए मैं श्योर था। तो मैंने उसके लिए धीरे-धीरे कुछ टॉपिक्स बना लिए थे। 20 टॉपिक्स ब्रॉड कि ओके मैं इसको इस इन्हीं को प्रिपेयर करूँगा जिसमें से एक आंसर आ जाएगा। मुझे पता था। तो ऐसे मोटे-मोटे मैंने 20 टॉपिक तैयार करे। उसका मैंने फोल्डर हम्म। मटेरियल के लिए बहुत सारे जो अपने एडुटैप ने दे रखे हैं, यूपीएससी के हैं, उनके बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से मैंने 20 टॉपिक्स अपने प्रिपेयर कर लिए थे ब्रॉड रीजन में, क्योंकि कि इनमें से एक तो बैठ ही जाएगा। ऐसा मेरा मानना था। मैंने रिस्क ली थी ये, और वो मेरी रिस्क मुझे पता था कि पेड ऑफ कर जाएगी, क्योंकि फाइनेंस से वो पूछते ही हैं जनरली। मैं एडवाइस नहीं दूंगा इतनी बड़ी रिस्क लेने का, पर मैंने तो ये लिया था क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। हाँ। और मैं प्रैक्टिस रेगुलरली करता था। जैसे आप कंप्यूटर पे हाथ अच्छा जम गया था क्योंकि आप जॉब करते हैं, पर फिर भी वहां पे हम्म। मेन एग्जाम पे मेरे उस दिन ये हो गया था कि 2 बार कीबोर्ड खराब हो गया। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। हम्म। आपकी आप स्पीड जो रिक्वायर्ड है, मुझे मेरा मानना है उससे आप ज्यादा ही रखिए, क्योंकि हम्म। वहां पे ये सॉफ्टवेयर इशू, हार्डवेयर इशू आएंगे, ये नॉर्मल है। ट्रू। तो बस ये मल्टीपल सोर्सेस से मैंने करा, और मैंने अपने एडुटेप की टेस्ट सीरीज दी थी, यहाँ पे टेस्ट दिए हैं, और एक और दूसरी टेस्ट सीरीज थी वो भी दी थी। तो उससे मुझे एटलीस्ट 7 to 8 टेस्ट का पहले एक्सपीरियंस हो गया था। तो मैं क्लियर कर ओके। पाया, पर फिर भी इस बार इंग्लिश में बहुत हार्ड चेकिंग हुई तो मार्क्स तो अच्छे नहीं आए। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड विद द पेपर टू और फेज टू। तो क्या मतलब तो फेज वन के बाद आपने क्या चीज किया फॉर द फेज टू, पेपर टू? क्योंकि आपका प्रिपरेशन, मतलब कॉन्सेप्ट्स पहले से आपको पता थे, आपने प्रिपेयर हाँ, कर लिए थे प्रीलिम्स से पहले। तो जिन हाँ, स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, उनको फेज वन के बाद क्या करना चाहिए व्हेन अप्रोचिंग फेज टू, पेपर टू? हाँ, सबसे पहले मेरा ये था, जैसे मेरे पास टाइम का इशू था, तो मैंने पहले भी बताया, तो फेज वन के बाद ही मैं उसी दिन मैं तो पढ़ने बैठ गया था। मुझे पता था कि फेज वन क्लियर हो जाएगा। तो फेज टू का सबसे पहले आप आपका जो थ्योरेटिकल सिलेबस है उसका रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप जितने ज्यादा एमसीक्यू लगा सकते हैं वो लगाइए, क्योंकि एमसीक्यू से, और मेरा जैसे पहले भी बताया, किसी कोई भी एमसीक्यू गलत हुआ वो टॉपिक हम फिर से पढ़ेंगे, वो लिख लेते थे। तो उस तरीके से एक बार रिवीजन हो गया, एक बार थ्योरेटिकल हो गया, एक बार उस तरीके से रिवीजन हो गया। तो मैंने मतलब मेरे अराउंड करीब 40-50 टॉपिक्स हो गए थे जहां मैं गलती कर रहा था। तो मैंने वो टॉपिक्स फिर से रिवाइज कर लिए, और फुल लेंथ मॉक बहुत जरूरी है, जिससे आपको वहां टाइम मैनेजमेंट और इनका पता चलेगा। बस मेनली रिवीजन। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप रिवीजन करते जाइए, डिटेल में पढ़ते जाइए। फैक्चुअल चीजें हैं, जैसे फैक्चुअल चीजें ज्यादा आती है, तो मैं फैक्चुअल पे ज्यादा ध्यान देता था। आप लिख लीजिए कहीं पे फैक्चुअल को, तो फैक्चुअल को आते जाते याद करने से याद करता था, तो उससे काफी फायदा मिलता था। जैसे खाना खाने के बाद बैंक में मैं घूम रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा निकाल के पढ़ लेता था, 5 मिनट निकाल के ओके। और many of the students, they don't understand the importance of full length mock test, या they don't understand the importance of mock test। तो आपके हिसाब से कितना important है mock test देना? क्योंकि पेपर वन, पेपर टू, फेज टू के लिए, या सिर्फ एक पेपर टू के लिए, कितना important है mock test? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई विल से। क्योंकि आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आपका कुछ गलत हो रहा है, आप उसको कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। वहां पे आपको सब कुछ नहीं आएगा, ये श्योर है। 100 क्वेश्चन हमको नहीं आते होंगे, तो हम हम्म। उसको लॉजिकल कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा यूपीएससी वाला अप्रोच हम लगा सकते हैं, क्योंकि एक थोड़ी सी छोटी सी हिंट है, वो आईबीपीएस आपको देता है, तो हम उसको लॉजिकल गेस कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फोकस करता था कि मुझे जितने आते हैं, पहले मैं फर्स्ट टू 100 तक जाता था, क्योंकि यहाँ पे हम्म। मैं 100% श्योर कितना हूँ फर्स्ट फेज में। तो कैसे 50-60 क्वेश्चन आई एम 100% श्योर, ओके। फिर मैं नेक्स्ट हम्म। गो थ्रू करता था, फिर सेकंड बार मैं पेपर को गो थ्रू करता था। यहाँ मैं देखता था कि मैं 75-80% कितना श्योर हूँ, ओके। फिर हम्म। सेकंड टाइम हो गया, थर्ड टाइम आई गो फॉर ओके 50-50 थोड़ा रिस्क लेके, फिर देख के पेपर को देख के, आपको पेपर को देख के डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे 22 का पेपर देखेंगे, वो टफ था। 24 का पेपर थोड़ा सा लीनियंट था, तो यहाँ पे हम रिस्क ले सकते थे, क्योंकि मुझे पेपर देख के पता लग गया था कि 80 के आसपास तो कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि इंडिया में इतने लोग तो होंगे,
180 मतलब 62 जर्नलिस्ट वैकेंसी थी कि 200 लोगों के 80 तो आएंगे, तो ये मुझे आइडिया लग गया था वहां पेपर में। तो मैंने थोड़ी सी रिस्क ली थी कि अगर आपका 80 आ रहा है तभी आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, नहीं तो नहीं होगा। और वो फाइनली हुआ भी सही। आई स्कोर एग्जैक्ट 80। अच्छा, नाइस। दैट इज नाइस। तो मतलब थोड़ा सा जितने ज्यादा हम मॉक टेस्ट देते हैं उतना ज्यादा हमें क्लैरिटी मिलता है कि अच्छा मतलब कितने क्वेश्चन हम लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। मे बी वी आर नॉट वेरी हाँ श्योर विद द हाँ। क्वेश्चन और विद द ऑप्शंस, बट जितना ज्यादा हम्म, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा मॉक देंगे, उतना ज्यादा हमें क्लैरिटी मिलता रहेगा कि हमारा लॉजिकल गेस कहाँ कहाँ सही बैठ रहा है, कहाँ पर हम हाँ। बहुत ही ज्यादा तुक्का मार रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। तो एक बैलेंस हम्म, आउट सिचुएशन पता चलेगी कि कहाँ पर वी हैव टू यूज आवर लॉजिकल रीजनिंग एंड कहाँ पर वी शुड नॉट बी। तो हाँ, मतलब हाँ। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा एक क्लैरिटी मिलता रहेगा इन रिगार्ड्स टू द एग्जाम लाइक सिचुएशन। नाउ हम्म। I think we have discussed about phase 1 and phase 2 very well. Now let's move forward with the interview. So did you give any mock interview? मैंने दो इंटरव्यू दिए हैं बेसिकली, एक एड्यूटैप्स का दिया था और एक रमन लूथरा सर की क्लासेस का दिया था। पहला मैंने एड्यूटैप का दिया था, तो वहां मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं थी क्योंकि जस्ट मैं शादी के बाद ही इंटरव्यू हुआ था। तो वो मेरा इंटरव्यू बहुत ही हॉरिबल गया था। बट सर की जो सजेशंस थे वो मुझे काफी यूजफुल रह गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टोन सॉफ्ट रखना है। आ, थोड़ा सा मैं वेल ड्रेसअप भी नहीं था कि आपको आपके ड्रेसिंग पे काम करना है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको 1 मिनट या 2 मिनट ही मिलेगा वहां पे आपका पॉइंट रखने के लिए। तो आपको पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको बात करनी है वहां पे। हमें बीट अराउंड तो बुश नहीं करना है। मुझे वहां पे बहुत पता चला कि मुझे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज मुझे पता था, पर एक आर्टिकुलेशन करना उसका मैं सही से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद मैंने प्रैक्टिस चालू करी। इसमें मेरी वाइफ ने मेरी काफी हेल्प करी। उनने मेरे करीब 10 मॉक इंटरव्यू लिए होंगे, नेट से अलग अलग क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के। तो वहां मुझे बेनिफिट मिला कि मेरा आर्टिकुलेशन क्लियर हुआ कि ओके अगर कोई हम्म। क्वेश्चन पूछता है मेरे से तो मैं 2 मिनट में उसको कितने अच्छे से समराइज कर सकता हूँ। इंटरव्यू में जब एक्चुअल इंटरव्यू मैंने दिया तो वहां पे देखा कि दे आर नॉट लुकिंग फॉर कि आपको कितना आता है या आपको कितना नहीं आता है। आप के हम्म। अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। अगर आप मना कर रहे हैं किसी चीज को तो आप फुल कॉन्फिडेंस से मना कीजिए कि मुझे नहीं आता। मेरा इंटरव्यू तो जनरली उसमें ही चला, मेरे बैकग्राउंड में ही चला, तो वो मेरे लिए एक बेनिफिशियल रह गया। हम्म। नाइस। सो वी कैन से कि मॉक इंटरव्यू से थोड़ा सा आपको पता चलता है कि कहाँ पर आपकी गलतियां हो रही है, क्या चीज बेटर हाँ हो हाँ। सकता है। बिल्कुल राइट। बिल्कुल मैम। ओके। और फाइनल इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस आपको याद है कि फाइनल इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस थे? हाँ ओके। ज्यादातर क्वेश्चंस जो फाइनल इंटरव्यू में रहे वो मेरे बैकग्राउंड से रहे। जैसे चेयरपर्सन सर ने सबसे पहले, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने पूछा अपनी फैमिली के बारे में बताइए। फिर ओके कि यू आर अ चार्टेड अकाउंटेंट, आपने क्या क्या कौन से ऑडिट करे, तो मैंने कहा बैंक ऑडिट्स। ओके कैसे बैंक ऑडिट्स करेंगे इसके बारे में बताइए। फिर वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकालते रहते हैं, वो आपको थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं कि ओके एक क्वेश्चन आपका एक आंसर उनके अगले क्वेश्चन का फॉर्डर मटेरियल बनता है। हम्म। तो यही रहा, अब मेरे पास्ट एक्सपीरियंस पे रहा। जनरली मैंने बैंकिंग में काम करा है। तो एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज डिफरेंशिएट बैंकिंग, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिवर्सल बैंकिंग, एंड व्हाट इज द हम्म। पर्पस। So I describe them what is the purpose. But they want to listen कि there is a buzzword around कि why they it is introduced. So I think okay it is a financial inclusion. So okay, तो वहां उनको लगा कि नहीं यही सुनना चाह रहे थे वो। तो वो जो एक हम्म। हेल्प थी कि आपको मेन वर्ड पे करना है, जो सर ने मुझे एडवाइस दी थी वो मुझे यहाँ काम आ गया। नाइस। और मुझे इसके इसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में पूछा था। वेरियस टाइप्स हम्म। ऑफ कमिटीज इन कंपनीज के बारे में पूछा था। तो हाँ दैट्स क्वेश्चन। मुझे सिक्योरिटी मार्केट्स के बारे में मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आया जिसका मैंने सबसे ज्यादा प्रिपेयर करा था। ओके। और बाकी जैसे कॉमर्स अकाउंटेंसी कोर सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन था या फिर सिर्फ बैकग्राउंड से ज्यादातर? नहीं नहीं नहीं, जैसे इस बार का इंटरव्यू का देखें तो जो फ्रेशर्स थे उनके कोर अकाउंटेंसी उनके कोर सब्जेक्ट से लिए उन्होंने क्वेश्चंस। पर जो वर्किंग थे ना उनका जनरल 80 to 90% इंटरव्यू उनके बैकग्राउंड जो आपने वर्क कर रखा है उसमें से ही आया है। ओके। और मेरे इंटर ओके। में भी डिसेंट मार्क्स आ गए, अराउंड 11.5 सम आउट ऑफ 15, सो इट इज डिसेंट मार्क्स आई थिंक सो। ओके। या वेरी नाइस। एंड लाइक
Were you anxious before entering the entering the room and talking with the reputed members? वेरी एंशियस, आई वाज वेरी एंशियस। वो होता है, सबके साथ ही होता है। बट एक बार आप थोड़ा सा नॉर्मल होके जाइए। इस बार का पैनल बहुत अच्छा था, दे रियली मेड मी कंफर्टेबल। मतलब मैंने बीच इंटरव्यू में लैंग्वेज चेंज कर लिया था, आई शिफ्टेड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी विद देयर परमिशन, एंड दे आर ओके विद दैट कि ओके, कोई इशू नहीं है, Okay. आपको जैसे बोलना है। उन्होंने मुझे पानी ऑफर करा, ओके आपको जैसे बोलना है वैसे बोलिए, कोई इशू नहीं है। बस आप वहां पे उनके आंसर को पॉजिटिवली रखें, पॉजिटिव आंसर रखें, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, कि वहां पे आपको एक लगे कि ओके, दिस इज द कैंडिडेट वी आर लुकिंग। True. Okay, so I think we have also covered the interview part very nicely. Now, before going forward, how EduTap was helpful in your preparation journey, if you can say something. मैम, एड्यूटैप की जर्नी तो मेरी 2022 से स्टार्ट हुई थी। पहली बार जब मैंने सेबी का दिया था तब एड्यूटैप का यूज करा था, एड्यूटैप की टेस्ट सीरीज। पीएफआरडीए में भी मैंने एड्यूटैप की टेस्ट सीरीज यूज करी। आईएफएससी दिया, फिर उसमें टेस्ट सीरीज यूज करी। अभी भी मैंने टेस्ट सीरीज यूज करी थी। तो एड्यूटैप का मतलब, मुझे पहली बार सेबी ग्रेड ए नोटिफिकेशन आया था, मुझे पहली बार ही एड्यूटैप के इससे वीडियो से पता चला था कि ओके, सेबी ग्रेड एग्जाम होता है। तो एड्यूटैप के साथ तो 2-3 साल की जर्नी हो गई और काफी अच्छी रही। आपके जो करंट अफेयर के लिए मैंने, जो आप मैम भी कवर करते हैं फाइनेंशियल करंट अफेयर, वो मुझे पूरे फॉलो करें, उसमें से क्वेश्चंस भी बन गए एक दो। Yes, वो SEBI हेल्प phase कर 2, रहा था। right? हाँ या फेस टू। Yes. Okay, nice. Thank you so much. Now, before ending the session, now I think we are towards the end of the session. So, any message for the future aspirants, for the aspirants that are going to give the examination in the coming year? मेरा एक ही मैसेज है सबको, बी कंसिस्टेंट, बी रीजनेबल एंड ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आपको, आप एक्सपेक्टेशन इतनी हाई मत रखिए खुद से जो आप अचीव ही नहीं कर पाए। मैंने भी बीच में सोचा था मैं सुबह 4 बजे उठूंगा और पढ़ूंगा, और मैं रोज फेल हो रहा था। तो मैंने एक्सपेक्टेशन को कर दिया कि मैं 7 बजे उठूंगा, वो मैं अचीव कर रहा था। तो कि रीजनेबल, अब रीजनेबल Hmm. एक्सपेक्टेशन दीजिए। ऑनेस्ट रहिए, आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, खुद से झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप ऑनेस्ट रहिए, अपनी प्रिपरेशन किस लेवल की है वो आपको ही पता है। तो धीरे धीरे करके और कंसिस्टेंसी रखिए। आपको टाइम नहीं है तो आप जैसे 6 घंटे 12 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो मेरे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ा दीजिए, 1 साल प्रिपरेशन करें। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप 2 महीने 3 महीने में भी कर सकते हैं। तो जो भी रहेगा प्लान वो आपके हिसाब से रहेगा, आपको क्या सूट करता है। देर इज नो गुड और नो बैड स्ट्रेटेजी। बेस्ट बेस्ट स्ट्रेटेजी वही होती है जो आपको सूट करती है और जिससे रिजल्ट आता है। दैट्स ऑल। Correct, correct, absolutely correct. Okay, thank you so much, Aditya, for joining the session. It was wonderful talking with you. Thank you so much for joining. थैंक यू मैम। Thank you for joining.